एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हीटर पर। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का कई चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज अब एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं आपके साथ में और उसी पे चर्चा करेंगे। वह होगा उत्तर प्रदेश के मेले। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के मेले के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। और याद कीजिएगा कि जो उत्तर प्रदेश के मेले हैं, आज तक आप लोगों ने क्या किया होगा कि नोट किया होगा कॉपी में या किताबों से अध्ययन किया होगा और उसे आप लोग लिख कर याद करते होंगे। लेकिन साथियों, आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के मेले का ऐसा चैप्टर आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे जो कि बिना लिखे बिना पढ़े पूरे मेले याद हो जाएंगे। तो साथियों, मेले को याद करने के लिए केवल आपको हम क्या बोल रहे हैं समझना पड़ेगा। एक कहानी बताएंगे, स्टोरी बताएंगे आप लोगों को, उसी स्टोरी में सारे मेले होंगे। तो बस आपको हमारे बातों को पकड़ना होगा और उसको पकड़कर समझना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के मेले के लिए सर्वप्रथम एक क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में आया हुआ था कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला है जो बिहार में लगाया जाता है। बिहार में लगता है यह मेला, सोनपुर का मेला है और यह पशुओं का मेला है। यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के बारे में। आइए, और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मेले लगते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 2250 मेले लगते हैं। कितने? 2250 मेले। यह 2250 मेले उत्तर प्रदेश में कुल मेले लगते हैं, जिसमें कि अगर पूछता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा ज़िला है जो सर्वाधिक मेले का आयोजन करता है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला जनपद है मथुरा। कौन सा है दोस्तों? मथुरा। मथुरा में 86 मेले लगते हैं। कितने मेले? 86 मेले। और अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक मेले का आयोजन करता है, तो वह है कानपुर। कानपुर में 80 मेले। 80 मेले कानपुर में। तो पहला मथुरा 86 मेले 86, दूसरा कानपुर 80 मेले। अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश का तीसरा कौन सा ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक मेले का आयोजन करता है, तो वह है हमीरपुर, जिसमें है 79 मेले। 79 मेले। तो साथियों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला जनपद है मथुरा। मथुरा में 86 मेले लगते हैं। और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जो सबसे कम मेले का आयोजन करता है। तो सबसे कम मेले का आयोजन करने वाला ज़िला है वह है पीलीभीत, जहाँ पे 5 मेले लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वह जनपद पीलीभीत है जो सबसे कम मेले का आयोजन करता है। तो साथियों, यह आपने देख लिया। अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कहानी सुनाएंगे। उसी कहानी में उत्तर प्रदेश के सारे मेले आएंगे और उसी मेले में आप लोगों को आज एक चीज़ और बताएंगे कि कुंभ का मेला क्यों लगता है और कहाँ कहाँ लगता है, और कुंभ का मेला जिन 4 स्थानों पर लगता है वो उन्हीं 4 स्थानों पर क्यों मनाया जाता है, इन सब बारे में आज जानकारी देंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। कहानी शुरू करेंगे और उसी में सारे मेले निकलते चले आएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बात को। देखिए, शुरुआत हम करेंगे कि दादरी मेला। तो ददरी मेला लगता है कहाँ पे, शायद आप लोगों को पता होगा। साथियों, मेला जो होता है वह ऐसी स्टोरी आपको बताया जाएगा मेले के बारे में। बस हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो शुरुआत करेंगे और कहानी यह है कि एक बलिया के दादा थे और बरेली की उत्तरा थी। दोनों की शादी हुई।
बलिया के दादा और बरेली की उत्तरा, यानी बलिया की दादा का मतलब दादरी मेला बलिया में लगता है। बलिया के दादा दादरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। और बरेली की उत्तरा, उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है। तो दोनों की हुई शादी, विवाह हुआ। किसका किसका? बलिया के दादा की और बरेली की उत्तरा। उत्तरा से उत्तरायणी मेला और बरेली में लगता है उत्तरायणी मेला, और बलिया में दादरी मेला लगता है। तो कहानी यहीं से शुरू हो रहा है कि बलिया के दादा और बरेली की उत्तरा से हुई शादी। दोनों लोगों की शादी हो गई। तो शादी के बाद क्या किया कि लोग घूमने का प्लान बनाया। तो घूमने के प्लान के लिए जब बनाया इन्होंने, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम लोग लक्ष्मण मेला देखने चलते हैं लखनऊ। तो ये लोग घूमने निकले लक्ष्मण मेला देखने लखनऊ। अब लक्ष्मण मेला कहाँ लगता है? लखनऊ में। तो कैसे गए लोग? ट्रेन पकड़े। कौन सा? मेरठ से नौचंदी ट्रेन पकड़ा इन्होंने। मेरठ से नौचंदी ट्रेन पकड़ा, यानी नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। तो मेरठ से नौचंदी एक्सप्रेस पकड़ा और लक्ष्मण मेला देखने लखनऊ चल दिए। जब इन्होंने ट्रेन में बैठे जल्दीबाजी में, तो उत्तरा ने कहा कि चलो, हड़बड़ाहट में हम अपने घर से मुक्त हो गए। हड़बड़ाहट में यानी जल्दीबाजी में इन लोगों ने अपना पैकिंग किया था और अपने गढ़, गढ़ किसको कहा जाता है? अपने घर को, भवन को, जो राज्य होता है वहाँ गढ़ बोला जाता है, जहाँ रहते हैं। तो हड़बड़ाहट में अपने गढ़ से हम लोग मुक्त हो गए। तो गढ़ से मुक्त होने का मतलब गढ़ मुक्तेश्वर और हड़बड़ाहट में हापुड़। देखो दोनों शब्द कैसे निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया शब्द निकल रहे हैं। बस याद रखिएगा आप लोग कि हड़बड़ाहट में हम अपने गढ़ से मुक्त हो गए। गढ़ से मुक्त होने का मतलब गढ़ मुक्तेश्वर मेला, और हड़बड़ाहट में हापुड़। तो हापुड़ में कौन सा मेला लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर का मेला लगता है। ठीक साथियों, तो याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं कि बलिया के दादा और बरेली की उत्तरा से शादी हुई। दोनों लोग शादी के बाद लक्ष्मण मेला देखने लखनऊ गए और उन्होंने वहाँ मेरठ से नौचंदी ट्रेन पकड़ा और रास्ते में उन्होंने कहा कि चलो, हड़बड़ाहट में हम अपने घर से मुक्त हो गए। और जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े, वैसे ही बहुत आवाज़ आ रही थी, बहुत शोर हो रहा था। तो उत्तरा ने बोला कि काश इसी शोर में मेला होता तो हम लोग यहीं से मेला देख के घर वापस हो जाते। अब देखो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, काश इसी शोर में मेला होता। तो काश से कासगंज और शोर से सोरो मेला। तो सोरो मेला कहाँ है? कासगंज में है। तो काश इसी शोर में मेला होता तो हम लोग मेला देख के वापस हो जाते, लखनऊ न जाना पड़ता। तो काश इसी शोर में मेला होता, शोर का मतलब सोरो मेला और काश का मतलब कासगंज। तो सोरो मेला कहाँ पे लगता है? कासगंज में लगता है। और जब आगे बढ़े तो बाएं तरफ बदायूं था। बाएं तरफ बदायूं था और बदायूं में एक मेला लगता है काकोरा मेला, जिसे कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। काकोरा मेला को रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। तो वह कहाँ? बदायूं, बाएं बदायूं था। अब आप लोग एक कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन का आंसर देंगे कि बदायूं में कौन सी नदी बहती है जो कि सबसे ज़्यादा रनिंग करती हैं? बदायूं में कौन सी नदी बहती हैं जो सबसे ज़्यादा रनिंग करती हैं? यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए, बदायूं, बाएं तरफ बदायूं था और बदायूं में एक मेला लगता है काकोरा मेला। इस काकोरा मेला को रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। इसके बाद आप, और बदायूं में काकोरा मेला जो कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। और इसके बाद ये लोग अंत में लखनऊ पहुंच गए और वहाँ पे लक्ष्मण मेला इन्होंने खूब घूमा टहला, सुबह से शाम तक घूमते रहे। अब जो व्यक्ति दिन भर घूमेगा उसे भूख तो लगेगी, इनको भूख लग गई। फिर लखनऊ में ये लोग, भूख लगी इन लोगों को, इन लोगों ने वहाँ पे पता किया कि भैया यहाँ पे खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है। फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि अरे ऐसी बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने गोरखपुर में खिचड़ी की व्यवस्था कर रखी है, जाइए और खूब खाइए। तो वो लोग फिर वहाँ पे खिचड़ी खाने गोरखपुर आ गए और खिचड़ी मेला जो लगता है, खिचड़ी का मेला, वह खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में। और वहाँ पर वो लोग खिचड़ी खूब खाने लगे और जिस स्टॉल पे बैठ के वहाँ पे वो खिचड़ी खा रहे थे, वहाँ पे एक ही गाना बार बार बज रहा था, देवा रे देवा।
देवा रे देवा, देवा रे देवा, बार बार यही गाना बज रहा था। देवा रे देवा यानी देवा शरीफ का मेला, बार बार यानी बाराबंकी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि बार बार एक ही गाना बज रहा था, देवा रे देवा। भाई जहाँ पे ये सब चीज़ें भंडारे वगैरह लगते हैं वहाँ पे गाने होने की व्यवस्था रहता है, तो वहाँ पे देवा रे देवा बज रहा था और बार बार एक ही गाना बज रहा था, बार बार देवा रे देवा। तो बार बार से बाराबंकी और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। फिर उत्तरा गुस्से में आई और उनका सर दर्द होने लगा। बोले एक ही गाने को बार बार सुना जा रहा है, सर दर्द होने लगा। और उन्होंने दादा का कान पकड़ के बोली कि चलो कार्तिक महीना आ गया, यहीं रहोगे, आगे नहीं चलोगे। तो कान पकड़कर हुआ कानपुर और कार्तिक महीना हो गया कार्तिक मेला। तो कार्तिक मेला कहाँ लगता है? कानपुर में लगता है। तो उत्तरा ने कहा कान पकड़कर कि यहाँ से चलो और कार्तिक महीना आ गया है, यहीं खिचड़ी ही खाते रहोगे क्या, आगे नहीं बढ़ोगे? तो बोले चलो यहाँ से चलो, हम भी चलना चाहते हैं। कहाँ चले? तो उन्होंने कहा चलो हम लोग बांदा चलते हैं, वहाँ कलिंजर का किला देखते हैं। तो कलिंजर का किला देखने वो लोग बांदा आ गए। तो कलिंजर का मेला कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। और वो लोग बांदा पहुँच गए कलिंजर का किला देखने। तो दोस्तों याद रखना साथियों कि कलिंजर का मेला अगर पूछता है कलिंजर का मेला कहाँ लगता है, तो वह बांदा में लगता है। तो वो लोग कलिंजर के किला आए और किला देखने जब अंदर गए तो वहाँ देखे एक मूवी चल रही थी, 2.5 घंटे की मूवी शहंशाह। कौन सी मूवी? 2.5 घंटे की मूवी चल रही थी शहंशाह। तो 2.5 घंटे की मूवी से हुआ कि 2.5 घाट का मेला। 2.5 घाट का मेला कहाँ लगता है? शहंशाह से शाहजहाँपुर। समझ में आ रहा है ना बात भाई, कि शाहजहाँपुर में 2.5 घाट का मेला लगता है। तो 2.5 घंटे की मूवी चल रही थी शहंशाह और उसमें बल सुंदरियों के साथ अनूप कपूर डांस कर रहे थे। उसमें बल सुंदरियों के साथ अनूप कपूर डांस कर रहे थे। यानी बल सुंदरी का मेला कहाँ लगता है? अनूप शहर। अनूप शहर कहाँ है? बुलंदशहर में। तो बल सुंदरियों के साथ अनूप कपूर डांस कर रहे थे, यानी बल सुंदरी का मेला अनूप शहर में लगता है, यह बुलंदशहर में है। और जब वो लोग बाहर निकले तो देखा कि बलराम भैया को देवी मैया पीट रही थी। देवी मैया बलराम भैया को पीट रही थी, यानी देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है। जब वो लोग बाहर निकले तो क्या देखे कि देवी मैया क्या कर रही थी? बलराम भैया को पीट रही थी। यानी बलरामपुर में जो मेला लगता है वह देवी पाटन का मेला लगता है। और वहाँ भीड़ इकट्ठा थी और वहाँ शायद लोग बहरे हो गए थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तो शायद लोग बहरे हो गए थे, इसका मतलब हुआ कि शायद से सैयद सालार का मेला, बहरे से बहराइच। समझ में आ रही बात हमारी, कि शायद लोग वहाँ के लोग बहरे हो गए थे, अंधे हो गए थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और देवी मैया पीट रही थी बलराम भैया को। तो शायद से सैयद सालार का मेला और बहरे से बहराइच, इतनी चीज़ें याद हो गई। फिर उन लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि अब ये सब चीज़ें हम सब देख लिए, मारपीट बहुत देख लिए, बहुत घूम लिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पर देखा कि लाठियाँ भी चल रही थी। मथुरा में, बगल के मथुरा था और मथुरा में लाठियाँ चल रही थी। यानी लठ मार होली कहाँ होती है? मेला लगता है, ये मथुरा में लगता है। और मथुरा में ही कंस मेला लगता है, मथुरा में ही मुड़िया मेला लगता है और मथुरा में ही गोवर्धन मेला लगता है। तो आपको पता होगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मथुरा एक ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला उत्तर प्रदेश का मथुरा ही जिला है। ठीक है, तो मथुरा जिला में ये सारे मेले हैं। कौन सा? कंस मेला, मुड़िया मेला और गोवर्धन मेला और लठमार होली, ये सब सारे चीज़ें मथुरा में ही होता है। तो इन लोगों ने देखा कि अरे बड़ा गड़बड़ है, यहाँ से चलो अब हम लोग थोड़ा रामायण देखने चलते हैं। और रामायण देखने ये लोग चित्रकूट और अयोध्या आ गए। यानी रामायण का मेला चित्रकूट में भी लगता है और अयोध्या में भी लगता है। तो ये लोग रामायण देखने कहाँ गए? चित्रकूट और अयोध्या। अब अयोध्या में आकर इन्होंने परिक्रमा किया। तो परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में ही, क्योंकि परिक्रमा तो अयोध्या में ही कर रहे हैं। तो अयोध्या में आकर इन्होंने परिक्रमा किया और परिक्रमा करके अंत में रामनवमी के दिन दर्शन कर लिए। अंत में रामनवमी के दिन दर्शन कर लिए। यानी रामनवमी का मेला अगर पूछता है तो कहाँ लगता है? यह भी अयोध्या में ही लगता है। और जब दर्शन करने अंदर गए तो देखे वहाँ पे कि गोविंद साहब के नीचे अंबेडकर जी बैठे थे। गोविंद साहब यानी गोविंद भगवान कृष्ण को कहा जाता है। तो
गोविंद साहब के नीचे कौन बैठा था? अंबेडकर जी बैठे थे। यानी अंबेडकर नगर में गोविंद साहब का मेला लगता है। गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। फिर मंदिर में जब ये लोग गए वहाँ पे, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रसाद के लिए जब बाहर सोचे कुछ प्रसाद लेके चढ़ा दें, तो वहाँ कुछ नहीं मिला, मात्र एक चीज़ मिला, गोला खीरा। तो इन्होंने गोला खीरा ले लिया। गोला खीरा का मतलब गोला गोकर्ण मेला लखीमपुर खीरी। गोला खीरा, गोला गोला खीरा मिला, और गोला खीरा लेके वो लोग क्या किए कि मंदिर में गए। तो गोला खीरा का मतलब हुआ कि गोला गोला गोकर्ण मेला और लखीमपुर खीरी में। तो यह गोला गोकर्ण मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। अब वो लोग प्रसाद लिए और प्रसाद बांटने आगरा गए। प्रसाद बांटने आगरा गए। बांटने से हुआ बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। तो मेले में खूब इन्होंने खीरा बांटा, लेकिन इनका खीरा ख़त्म नहीं हुआ। तो लोगों से पूछे कि भैया ये बताइए कि खीरा ख़त्म नहीं हुआ और कहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो वहाँ पे खीरा बांट दें। तो उन्होंने कहा आगे जाओ, ताज महोत्सव है वहाँ बांट दो। वो ताज महोत्सव पहुँच गए। कहाँ? आगरा में ही ताज महोत्सव है ना, ताज महोत्सव का मेला आगरा में ही। तो वहाँ भी इन्होंने खूब खीरा बांटा, वहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। लोगों से पूछा भैया ये तो ख़त्म नहीं हुआ, और कहीं मेला है या और कहीं भीड़ भाड़ है जगह? तो उन्होंने कहा कि हाँ, राम बारात आगे जा रही है, जाओ राम बारात में खीरा बांटो खूब। वो आ गए राम बारात में। तो राम बारात का मेला कहाँ लगता है? वो भी आगरा में ही लगता है। तो उन्होंने राम बारात में खूब खीरा बांटा, वहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। वो पूछे भैया अभी हमारा खीरा ख़त्म नहीं हुआ, और कहाँ बांट दे? बोले आगे जाओ, सुलह कुल उत्सव हो रहा है। सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक का उत्सव मनाया जाता है। यह आगरा में ही मनाया जाता है, सुलह कुल उत्सव। तो सुलह कुल उत्सव में वो पहुँच गए और वहाँ पे खीरा बांटा, और अंत में उनका खीरा समाप्त हो गया। बहुत खुश हुए। लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि भैया यहाँ तो खीरा आप बांटे खूब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शक करने वाले शहर में मत जाना, क्योंकि वहाँ आपको समझेंगे कि खीरा फ्री में बांट रहे हैं, इसका मतलब कुछ दाल में काला है, कुछ आपने खीरे में किया होगा। तो शक करने वाले शहर में मत जाना। शक करने से क्या होगा? शाकंभरी का मेला, और शहर का होगा सहारनपुर। तो शक करने वाले शहर यानी शक से शाकंभरी मेला, और शहर से सहारनपुर। तो शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। फिर उन्होंने कहा कि ना भैया हम ऐसे शहर में नहीं जाएंगे, अब हम लोग चल रहे हैं कुंभ, इलाहाबाद प्रयाग में, वहाँ कुंभ में नहाएंगे और वहाँ स्नान करके और फिर घर चले जाएंगे। तो लोग आ गए कहाँ पे? कुंभ मेला। कुंभ मेला में आ गए, कुंभ मेला। तो उन्होंने वहाँ से बोले हम अब कहीं नहीं जाएंगे, हम जाके कुंभ मेले में, कुंभ में स्नान करेंगे और वहाँ से घर वापस हो जाएंगे। तो लोग आ गए कुंभ में। और कुंभ कहाँ लगता है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में कुंभ मेला जो लगता है वह प्रयागराज में, वहाँ त्रिवेणी मेला भी लगता है और शिल्प मेला भी लगता है। शिल्प मेला अगर पूछता है तो प्रयागराज में, और त्रिवेणी मेला पूछा जाता है तो भी प्रयागराज में, और कुंभ मेला तो प्रयागराज में होता ही है। अब भैया कुंभ मेला, कुंभ के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे, आप लोग सुनना पसंद करेंगे। कुंभ का मेला कैसे आयोजन किया गया, कुंभ क्यों यहीं पे लगता है? कुंभ वैसे 4 जगहों पे लगता है, आप लोगों को पता होगा कि 4 जगहों पे लगता है। कौन कौन से जगहों पे? इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पे कुंभ का मेले का आयोजन होता है हर 12 वर्ष पे। तो साथियों यह देखना है कि कुंभ मेला कैसे मनाया जाता है। हुआ यूँ कि एक इसकी कहानी है, उसको आप लोग ज़रा ध्यान सुनिएगा। कि हुआ यूँ कि एक बार स्वर्गलोक से इंद्रदेव क्या किए, बड़ी अच्छी कहानी है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कि स्वर्गलोक से इंद्रदेव पृथ्वी पर घूमने आए, तो अपने असली रूप में नहीं आए थे, वो महावत का रूप और हाथी, जो उनकी एरावत हाथी है वो नहीं, वो तो अभी समुद्र मंथन में निकलेगा। तो वो दूसरी हाथी पे बैठ के और महावत का रूप पकड़ के वो धरती पर विचरण कर रहे थे, यानी घूम रहे थे। और दुर्वासा ऋषि को उनके बारे में पता चल गया कि ये तो भगवान इंद्र है। तो उन्होंने क्या किया कि लताओं का और जंगली पौधों का, पत्तों का, फूलों का एक हार बनाया, माला बनाया, और ले जाकर उनको पहनाने लगे कि प्रभु इसको पहन लीजिए। तो उन्होंने उनका हार लिया, माला लिया और अपने हाथी यानी गज को पहना दिया। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि भाई गज को पहले पहनाया जाता है। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने दोबारा गए और फिर एक फूल माला बना लाए, और माला ला के फिर बोले प्रभु इसको पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा, इंद्र भगवान ने कि अच्छा, हम देवताओं के राजा इंद्र
और अब आपके हाथ से माला पहनेंगे। ऐसा कह के वो चल दिए। दुर्वासा ऋषि को इस पर गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में कहा कि इतना घमंड अच्छा नहीं है, जाओ आज सूर्यास्त के बाद से, आज के बाद सूर्यास्त के बाद आपके तथा आपके समकक्ष सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और शाम को जब घर आए तो घर आकर जैसे ही घर आए और सूर्यास्त हुआ वैसे ही उनकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई। जब इंद्र भगवान शाम को अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनके तथा उनके इर्द गिर्द जितने भी शक्तियाँ थी सब समाप्त हो गई। इसके बाद उनको ऐसा लगा कि हमारा कुछ काम ही नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अरे पूछो नहीं, हमारी तो सारी शक्तियाँ ही समाप्त हो चुकी हैं। बोले क्या बात हुआ? तो उन्होंने सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा देखो, जब आपको श्राप दे दिया गया है तो ऐसे आपकी शक्तियाँ वापस आने वाली नहीं है। एक काम है, उसको करने पर आपकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। बोले क्या है प्रभु, बताइए तुरंत। बोले आपको सबको मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ेगा और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को आप लोगों को पीना पड़ेगा और जब अमृत को आप पी लेंगे तो आपको पुनः आपकी सारी शक्तियाँ वापस हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु तो चलिए जल्दी तुरंत समुद्र मंथन कर दीजिए। बोले कि समुद्र मंथन ऐसे नहीं होगा, आपकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो चुकी है देवताओं की, आपको राक्षसों से भी मिलना पड़ेगा और राक्षस लोगों के पास शक्तियाँ हैं ही, तो वो लोग मिल के जब करेंगे तब समुद्र मंथन होगा और तब उसमें से अमृत निकलेगा। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु तो जल्दी कराइए। बोलिए जाइए राक्षसों से मिलिए। बोले अरे प्रभु हम जाएंगे तो और लफड़ा हो जाएगा। तो बात पता चली कि एक आदमी जा सकता है, वो है नारद भगवान। तो नारद मुनि को बुलाया गया और नारद भगवान आए और उनको बताया गया। वो पहुंच गए राक्षसों के पास। तो राक्षसों के पास पहुँचे और वहाँ पे उन लोगों को समझा बुझाकर तैयार किया कि ऐसा है कि समुद्र मंथन हो रहा है और देवता लोग समुद्र मंथन करेंगे, उसमें आप लोग भी चलो और दोनों लोग मिल के समुद्र मंथन करना, उसमें अमृत निकलेगा और जो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो राक्षस लोग बोले करे तो अच्छी बात है, लेकिन आपके ऊपर विश्वास नहीं है, हम पहले महादेव से पूछेंगे, भगवान शंकर से, अगर उन्होंने बोल दिया तब तो सही बात है। तो फिर वो लोग पहुँच गए भगवान शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा कि हाँ भैया ये तो निकलेगा अमृत, इसमें से समुद्र मंथन होगा तो अमृत जरूर निकलेगा। तो तैयारी हो गई, चलो ठीक है। अब वहाँ पे सब लोग पहुँच गए। कहाँ पे? समुद्र मंथन में सब लोग पहुँच गए। जब समुद्र मंथन पे लोग पहुँचे वहाँ करने, तो वहाँ पे क्या किया गया कि तो राक्षस के पास नारद मुनि आ गए और उन्होंने समझाया कि ऐसा है कि देवता लोग मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं और उसमें से अमृत निकलेगा और वो लोग अकेले अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, तो तुम लोग भी चलो सहयोग करो और उसमें आप लोगों को भी अमृत मिलेगा। तो राक्षस लोग तैयार हो गए, लेकिन वो पहले बोले हम भगवान शंकर से पूछ लेते हैं, महादेव से पूछ लेते हैं, महादेव जी अगर बता देंगे तो हम लोगों को विश्वास हो जाएगा। तो लोग आ गए भगवान शंकर से पूछे कि प्रभु क्या समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल निकलेगा। तो बस बोले ठीक है हम लोग तैयार हैं। तो सब लोग समुद्र किनारे पहुंच गए। देवताओं लोग देवताओं की टीम पहुंच गई, देवताओं की टीम और राक्षसों की टीम भी पहुंच गई। तो वहाँ पे पता चला कि भगवान विष्णु कच्छप यानी कछुआ का रूप पकड़ के नीचे जाएंगे और उनके ऊपर मदरांचल पर्वत रखा जाएगा और वासुकी देवता जो हैं और वह नाग के रूप में, रस्सी के रूप में उनको रखा जाएगा। तो पूरी तैयारी हो गई। अब क्या किए कि भगवान विष्णु कछुआ का रूप पकड़ के नीचे चले गए, उनके ऊपर मदरांचल पर्वत रखा गया और उसके रस्सी का बनाया गया वासुकी नाग को। तो वासुकी जी को जब बनाया गया तो जिधर उनका मुंह था उधर भगवान के देवी देवता लोग जो थे वो लोग देवताओं की टीम ने पकड़ रखा था और पूंछ की तरफ राक्षस पकड़ रखे थे। ये हुआ कि शुरू किया जाए, तो राक्षसों ने सोचा नहीं रुक जाओ, अभी ऐसे नहीं काम होगा, आप लोग आगे पकड़े हो मुंह के बल, यहीं से अमृत निकलेगा और तुम लोग अमृत पी लोगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे पूंछ पकड़ के। तो लोग बोलो कि अरे ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उन लोगों ने कहा ठीक है भैया तुम ही आ जाओ इधर, हम लोग पूंछ पकड़ लेते हैं। तो राक्षस लोग आ गए मुंह की तरफ
और जब मुंह की तरफ और वो लोग पूंछ की तरफ हो गए। और जब एक दो बार हिलाया गया तो उसमें से जो वासुकी के अंदर जो जहर था वो सारा बाहर निकल गया, और बाहर निकला तो सीधा उन्हीं लोगों के ऊपर गिरा, राक्षसों के ऊपर, और जहर गिरने से सारे राक्षस की शक्तियाँ समाप्त हो गई। अब नॉर्मल दोनों हो गए, देवता लोग भी हो गए और राक्षस भी नॉर्मल हो गए। अब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में जैसा कि आपको मालूम है कि 14 रत्न निकलने वाले थे। तो सबसे पहले कालकूट नामक जहर निकला। कालकूट नामक जहर निकलते ही सब में हाहाकार मच गया, सबके गले सूखने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे कि हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, विष्णु भगवान तो नीचे हैं, वो कैसे आए ऊपर। ऊपर महादेव थे, वो प्रकट हुए, बोलो क्या हुआ, बोले अरे प्रभु बचा लो, यहाँ पे सब लोग मरे जा रहे हैं। तो उन्होंने कालकूट जहर लिया और उसको हलाहल जिसको बोलते हैं, और उसको लिया उन्होंने और पीना शुरू कर दिया। ऊपर से पार्वती जी देख रही थी, बोली कैसा मेरा भोला पति है, ये लोग बताओ अपना नहीं पी रहे हैं, हमारे पति को ही पिला दे रहे हैं जहर पूरा। और जैसे ही उनका जहर गले से नीचे उतरने लगा, वैसे ही पार्वती जी आके और यहाँ पे हाथ लगा दिया, तो उनका पूरा जहर यहीं रुक गया और उनका एक नया नाम दिया गया, जिसे नाम दिया गया नीलकंठ, नीलकंठेश्वर। तो भगवान शंकर का नाम वहीं से नीलकंठेश्वर पड़ा। और इसके बाद फिर से चालू हो गया समुद्र मंथन। समुद्र मंथन चालू हो रहा है, उसमें से शंख निकल रहा है, रावत हाथी निकलेंगी उसी में से सारी चीज़ धीरे धीरे मणि निकलेंगी, उसी में रंभा निकलेंगी, उसी में कई रत्न निकलेंगे, और लास्ट में निकला अमृत। अमृत जैसे ही निकला और वैसे ही भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ को, अपने वाहन गरुड़ को संकेत किया कि जैसे ही अमृत बाहर आए और तुम लेके उड़ जाना, किसी को देना नहीं। तो वैसे ही किया, जैसे ही अमृत ऊपर आया वैसे ही गरुड़ ताक लगा के बैठे थे और वैसे ही लिए और उसको लेके उड़ गए। अब पीछे पीछे देवता लोग, उसके पीछे पीछे राक्षस लोग, सब लोग लग गए। और थोड़ी देर बाद जब नीचे से भगवान विष्णु अपना झाड़ते हुए निकले बाहर, देखे तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी, सब लोग गरुड़ के पीछे जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सी कन्या का रूप पकड़कर, अप्सरा का रूप पकड़कर और राक्षसों के सामने पहुंच गए और वहां पर डांस करने लगे। ऐसा देखकर राक्षस सब फ्लाइट, सब लोग डांस देखने लगे और देवता लोग बारी बारी से अमृत पीने लगे। उसी राक्षसों की टोली में एक राहु नाम का राक्षस था। उसने देखा कि अरे ये सब तो छलावा है, ये अप्सरा नहीं, ये तो भगवान विष्णु हैं, और इधर सब लोग डांस देख रहे हैं उस नर्तकी की, और यहाँ पे सब सारे देवता लोग अमृत पी रहे हैं। तो उसने भी अपने रूप को परिवर्तन किया और देवता का रूप पकड़ के उसी लाइन में वो भी लग गया। अब लाइन में लगा रहा और जैसे ही उसका नंबर आया वैसे ही वो घड़ा उठाया और जैसे ही पीने किया तो घड़े में उसका असली प्रतिबिंब आ गया, असली चेहरा दिख गया। और पीछे उनके थे सूर्य और चंद्र। उन्होंने देख लिया कि अरे ये तो राक्षस है, ये तो देवता है नहीं। तो उन्होंने चिल्लाया प्रभु को, भगवान विष्णु को, कि प्रभु आप वहाँ डांस कर रहे हो, नाच रहे हो और यहाँ राक्षस अमृत पी रहा है। तो उन्होंने देखा और भगवान विष्णु ने और तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और छोड़ दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र उस तक आने से पहले ही एक घूंट उसका अमृत उसके अंदर चला गया था। तो अमृत पीने वाला व्यक्ति तो अमर हो जाएगा, वो तो मरेगा नहीं। और तब तक सुदर्शन चक्र ने उसका गला काट दिया और गला काटने के बाद उसका सर और धड़ दोनों अलग अलग हो गए और एक का नाम पड़ा राहु, एक का नाम पड़ा केतु। और किसने बताया था? सूर्य और चंद्र ने। तो सूर्य और चंद्र के इर्द गिर्द आज भी वो लोग लगाते रहते हैं राउंड। और इसी छीना झपटी में कुछ जल अमृत की बूंदें नीचे गिरी और इन्हीं 4 जगहों पे गिरी। कहाँ कहाँ? इलाहाबाद में, प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। और इन्हीं 4 जगहों पर गिरने से यहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाने लगा। ये था कुंभ का कहानी। और इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इलाहाबाद के आगे बनारस में दोनों लोग पहुँचे। कौन कौन से? अब हम लोग नीचे आ गए हैं। अब वहीं पे दादा, बलिया के दादा और बरेली के उत्तरा दोनों बनारस पहुँचे। वहाँ पे नक्कटैया मेला होता है, वहाँ पे रामायण चल रहा था। और नक्कटैया मेला बनारस में देखने के बाद वहीं पे गंगा मेला होता है और गंगा मेला करके फिर वो नौचंदी एक्सप्रेस पकड़े और आ गए अपना मेरठ। तो साथियों, आपने उत्तर प्रदेश के सारे मेले आप लोगों के सामने आ गए होंगे। इस कहानी से हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण आशा है कि आप लोग इस कहानी से पूरे मेले के बारे में जानकारी ले लिए होंगे।
एक बार रिपीट करके और आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को सारे मेले पता चल जाएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद।